दोस्तों नमस्कार। 3 फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है। परसों चौथे चरण का मतदान होना है और इस बीच में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। राजनीति दिन ब दिन बदलती जा रही है। पहले चरण के चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी को ये लग रहा था कि वो बहुत अच्छी परफॉर्म करने जा रहे हैं, लेकिन पहले फेज के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आई, नरेंद्र मोदी की भाषा बदल गई और उसके बाद चुनाव को उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। मैं पिछले 3 साल से इस बात पर बराबर जोर देता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीतती। उसके चुनाव जीतने का असली कारण होता है, असली उसका जो तरीका है वो है जातियों का बेहतरीन संयोजन। लेकिन इसके ऊपर जो नैरेटिव वो सेट करती है वो दरअसल कभी हिंदुत्व का होता है, कभी राष्ट्रवाद का होता है। इन नरेशन में वो विपक्ष को अपने जाल में फंसाती है और विपक्ष हमेशा डिफेंसिव रहा है। लेकिन इस बार परिस्थितियां एकदम अलग हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी पिछले 2 साल में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से निकल करके जिस तरह से इस देश के लोगों की उम्मीद का केंद्र बने हैं, लोग उन्हें जननायक कह रहे हैं, तो दलितों और पिछड़ों का तबका उन्हें सामाजिक न्याय के एक नए आइकॉन के रूप में देख रहा है। कल वो लखनऊ में थे और लखनऊ में कई दृश्य आपने देखे भी होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन का आयोजन था और उसमें राहुल गांधी ने करीब 30 मिनट तक बात रखी। जब वो वहां पहुंचे तो पहली बार ये मैंने देखा, चूंकि मैं खुद उस मंच पर मौजूद था, मैंने ये देखा कि राहुल गांधी के आगमन पर, राहुल गांधी के मंच पर पहुंचने के क्रम में जय भीम और भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। खुद राहुल गांधी ने अपने भाषण को खत्म किया जय भीम के साथ। एक नए तरह की राजनीति कांग्रेस की तरफ से निकल करके आ रही है और उसके आर्किटेक्ट के रूप में राहुल गांधी को देखा जा रहा है। खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा परिवर्तन हुआ जब कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बहुत सीनियर लीडर और कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं और कांग्रेस पार्टी ने वो दांव जो खेला है वो है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस पार्टी देश को पहला दलित प्रधानमंत्री दे सकती है। चुनाव के पहले ये एक ट्रंप कार्ड के रूप में इस्तेमाल हुआ और जो दलित है खास करके इस देश का 17.5-18%, इसके अलावा जो आदिवासी है और पिछड़ा, ये समाज के जो दलित और वंचित तबके के भीतर से किसी प्रधानमंत्री को देखना चाहता है, उसके भीतर एक ऊर्जा पैदा हुई। और दूसरी तरफ 10 साल की घनघोर एंटी इनकम्बेंसी, 14 और 19 के चुनाव में जहां मोदी लहर चल रही थी, मोदी जिस बात को कह रहे थे लोग झूम रहे थे, लेकिन ये 10 साल के बाद का चुनाव है जिसमें नरेंद्र मोदी की बात कोई सुनना नहीं चाहता। नरेंद्र मोदी ना किसानों को अपील कर पा रहे, ना नौजवानों को अपील कर पा रहे, ना दलितों के प्रति वो विश्वास पैदा कर पा रहे हैं और न ही आदिवासियों में कोई उनकी पहुंच है। और जाति जनगणना के सवाल पर उनका मुकरना और फिर सेंसस ही नहीं कराना, इसने तो उन्हें ओबीसी समाज के भीतर एक तरह से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी का ले दे करके केवल अपर कास्ट बचता है और कुछ दलित पिछड़े में सेंधमारी। लेकिन इस बार की परिस्थितियां ये है कि एक तो संविधान को लेकर के दलित पिछड़ा एंटी बीजेपी हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, और दूसरी तरफ किसानों के साथ जो हुआ उसको लोगों ने देखा, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए उसको मणिपुर से लेकर के और महिला पहलवानों के रूप में उनके आंसुओं में देखा गया। इस बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि न तो उसका राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था और
ना ही उसे कहीं से कोई किक मिल रही थी। जो वो सलमान खान की फिल्म है, इस तरह का कोई उसका एजेंडा सेट नहीं हो रहा था। उसने सारी कोशिशें की कि उसकी वजह यह थी कि आपने सारी नौकरियां खाली लोगों की प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठेके पर आप लेकर के आ गए, आरक्षण को आपने नेस्तनाबूद कर दिया, इधर संविधान को बदलने की बात कह दी। राहुल गांधी लगातार इसी पर चोट कर रहे हैं और यही वजह है कि वो जिस तरह से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों में लोकप्रिय हो रहे हैं, संभवतः कांग्रेस का एकमात्र ऐसा लीडर है अब तक के इतिहास का जो इतना पॉपुलर हो रहा है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में। हालांकि मैं नेहरू को थोड़ा अलग रखना चाहता हूं, आजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूं। नेहरू जी ओबीसी में उतना उम्मीद नहीं जगा रहे थे, क्योंकि ओबीसी की जो पॉलिटिक्स थी वो सोशलिस्टों के साथ थी। राम मनोहर लोहिया उसका नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की अलग किस्म की राजनीति और अलग किस्म के एक नायक के रूप में सामने आ रहे हैं, जिसमें हर तबके के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और इसलिए मैं थोड़ा सा नेहरू जी को छोड़ना चाहता हूं। नेहरू जी चूंकि 9 साल की जेल काट करके स्वाधीनता आंदोलन में पूरा यात्रा करके वो आए थे, जिस तरह से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरा मूवमेंट किया था, तो वो एक अलग शख्सियत है। लेकिन जो जहां से खास तौर पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें कांग्रेस पार्टी के पहले नेता हैं जिनकी लोकप्रियता इस दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समाज में इतनी ज्यादा है। अब मैं जिस मुद्दे पर आज बात करने के लिए मुख्य रूप से आया हूं, वो मुद्दा है कि एक नया नैरेटिव खड़ा किया गया बीजेपी की तरफ से। अमित शाह ने जिसको हवा दी कि अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दिया जाए, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव कर लिया जाए। ये एक नैरेटिव चला, लेकिन वो नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया। और इसी के समानांतर एक बात जस्टिस मदन लोकुर, एपी शाह और एक वरिष्ठ पत्रकार द हिंदू के एन राम ने एक चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र मोदी को भी और राहुल गांधी को भी, कि देश जिस तरह से डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहा है और डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा एक तरह से ये कहें कि लोगों के हित में हो, तो ये जरूरी है कि दो बड़े नेता, दो दिग्गज जो आमने सामने सीधे हैं, उनके बीच एक बहस कराई जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से इसे एक चैलेंज के रूप में देखा गया। आईटी सेल लगा कि राहुल गांधी क्या नरेंद्र मोदी से डिबेट करेंगे। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पिछले 10 साल में बतौर प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, किसी के सवालों के जवाब नहीं देता है, उन अपने पालतू पत्रकारों को गोदी मीडिया को लेकर के आता है, जो पूछते हैं कि साहब आप थकते क्यों नहीं हैं, या आप रेस्ट कब करते हैं, या किसी बॉलीवुड के व्यक्ति को लेके आएंगे जो पूछेगा कि आम आप काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं, पॉकेट में पैसा रखते हैं कि नहीं रखते। इस तरह के बेहुदा सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे जाते हैं। और वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने कभी ऐसे पत्रकारों का सामना नहीं किया जो पूरे तटस्थता के साथ देश के बारे में सवाल कर सकें, चापलूसी नहीं। तो जैसे ही ये पत्र बाहर आया, लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया। राहुल गांधी ने कल लखनऊ में उसी संविधान सम्मेलन में इस सवाल को जो दर्शकों की तरफ से उठाया गया था कि साहब आप, एक पत्र आया है और उसमें यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी के सामने आपकी बहस हो, उन्होंने कहा 100% मैं इसको स्वीकार करता हूं, इस चैलेंज को। लेकिन मुझे मालूम है, वो ये भी कहते हैं कि मैं जो चाहे वो मुझसे बहस करने के लिए आ सकता है, मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। और आज तो उन्होंने बाकायदा लेटर लिख दिया, आमंत्रित किया नरेंद्र मोदी को, चैलेंज किया, ललकारा कि आइए हो जाए दो दो टूक। और नरेंद्र मोदी तो पार्लियामेंट में कभी राहुल गांधी से बहस नहीं किए। जब अंबानी और अडानी का सवाल आ रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी ने कभी जवाब नहीं दिया, किसानों के मुद्दे पर कभी जवाब नहीं दिया। जो देश के तमाम अरबपति बन रहे हैं उनको जो 16 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया, उस पर कभी जवाब नहीं दिया। कोरोना में जिस तरह से लोगों को जानवरों की तरह हाँक दिया गया, उस पर कभी जवाब नहीं दिया। दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को आपने लगभग खत्म कर दिया, उस पर कभी जवाब नहीं दिया।
तो राहुल गांधी जिन सवालों को बराबर उठा रहे थे उसमें कभी पार्लियामेंट के भीतर सामने नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। उल्टा जब उन्होंने अडानी के साथ उनके रिश्तों को एक्सपोज कर दिया तो राहुल गांधी की सदस्यता ही चली गई साहब। तो वो राहुल गांधी आज बेहद कॉन्फिडेंट, मैंने देखा कल उनको उसी मंच से, राहुल गांधी कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उसके पीछे वजह है देश के करोड़ों लोगों का हुजूम। और एक बच्ची आती है जिसको इतना दुलारते हैं राहुल गांधी, वो बच्ची पूरी छाई हुई है मीडिया में। जो राहुल गांधी से जो भी उसने बात की हो, हालांकि उसका जो पोस्टर था उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने मामा राहुल गांधी के लिए दुआ करना चाहती हूं, मैं दुआ करूंगी उनके स्वास्थ्य को लेकर के, देश के लिए वो जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के। राहुल गांधी उसे बहुत दुलार देते हैं और वो बच्ची फिर मंच से जाती है। वहीं पर राहुल गांधी जिस तरह से सोशल जस्टिस के सवाल को रखते हैं, मैं उनके उस भाषण का कभी और मूल्यांकन करूंगा, कभी और उसका विश्लेषण करूंगा। लेकिन जो उन्होंने आज ये चिट्ठी लिख करके चुनौती दी है कि नरेंद्र मोदी, जैसे नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था ना कि नोटबंदी अगर मेरी असफलता हो तो जिस चौराहे पर आप बुलाओगे उस चौराहे पर आप आकर के जो सजा देना चाहेंगे वो देंगे। यहां यह है कि कहां डिबेट करना है, कब डिबेट करना है, किस विषय पर डिबेट करना है। राहुल गांधी ने खुले तौर पर चेतावनी दे दी है, चुनौती दे दी है। अब ये गेंद नरेंद्र मोदी के पाले में है कि वो आकर के इस चुनौती को स्वीकार करें। लेकिन राहुल गांधी ने कल जो कहा था कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर में ये हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी के सामने आकर के बहस कर सके। शुक्रिया, धन्यवाद।